दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप अपने चहेते न्यूज़ चैनल जालौन टाइम्स को इस समय देख रहे हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश में है कि नौकरशाही में एक बात बड़ी चर्चा का विषय बने हुए, एक प्रसंग बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ, वो है औरैया की जिलाधिकारी का और वहाँ जो प्रांतीय खंड होता लोक निर्माण विभाग के, उसके अधिशासी अभियंता के बीच झगड़े का। उसमें डीएम ने शासन को पत्र लिख के और तमाम सारे आरोप लगाते हुए पत्र भेजा था। अधिशासी अभियंता अभिषेक यादव उनका नाम है, और उनको निलंबित करा दिया। उसके बाद में अभिषेक यादव ने भी मोर्चा खोल दिया डीएम नेहा प्रकाश के खिलाफ। उन्होंने कहा कि डीएम नेहा प्रकाश चूंकि औरैया नया जिला बना हुआ है, तो वहाँ डीएम का नया बंगला बन रहा है, तो उस बंगले के निर्माण के लिए 2,97,00,000 रुपए की धनराशि मंजूर हुई थी। तो कौन सा सामान उसमें लगाया जाए, कितने आकार का जो है कमरे बनाए जाए, कैसा बाथरूम हो, बाथरूम में कौन सा सामान लगा हो, तो ये सब के लिए एक शासन की तरफ से मानक तय थे, उसी के हिसाब से ये एस्टिमेट बनाया गया था। तो लेकिन वो डीएम बराबर ये जोर डालती रही महंगे से महंगा सामान लगवाने के लिए, उन पर अधिशासी अभियंता पर जोर डालती रही। और वो डीएम की ताकत को जानते हैं कि डीएम के पद की ताकत क्या है। तो अभिषेक यादव का कहना है कि इसलिए उन्हें उनकी बात माननी पड़ी, और उस चक्कर में ये हुआ कि ओवर बजट हो गया, 85 लाख रुपए खर्च हो चुका, और फिर भी अभी डीएम की फरमाइशें खत्म नहीं हो रही। और डीएम ने अब उनसे डिमांड कर रखी थी कि वो स्विमिंग पूल भी आपको बनवाना पड़ेगा, एक आंतरिक सड़क भी बनवानी पड़ेगी। अब 84 लाख रुपए अभी तो यही एडजस्ट करना मुश्किल पड़ रहा है। तो ये स्विमिंग पूल भी 1-8 करोड़ का पड़ेगा, जो जिस ढंग का वो स्विमिंग पूल चाहती है, और फिर वो सड़क के निर्माण में अलग पैसा खर्च होगा। तो ये हम रुपया कहाँ से लाएंगे, इतना ज़्यादा रुपया हम कहाँ से लाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जब डीएम से हमने अब की बार अब और आगे कुछ कर पाने में असमर्थता प्रकट की, और उनको समझाना चाहा कि मैडम बहुत हो चुका, हमें वो 84 लाख रुपए भी आपको जब अनुकंपा करनी पड़ेगी, तब हम 84 लाख रुपए जो अतिरिक्त खर्च हो पाए उसको एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो अब हम नहीं कुछ कर पाएंगे, अब आप भी जो है थोड़ा सब्र करिए। डीएम ने इसको जो है गुस्ताखी समझा, और डीएम इसी वजह से उनसे चिढ़ गई, और इसी वजह से उनके खिलाफ उन्होंने लिखा पढ़ी कर दी। ये बात उन्होंने बाकायदा अधिशासी अभियंता ने उनको लिख के दिए अपने विभाग के प्रमुख सचिव को। वो डीएम को जब ये बात जानकारी में आई, तो डीएम ने अपना पक्ष दिया, पत्रकारों ने उनसे पूछा, पत्रकारों तक भी वो पत्र पहुंच गया अधिशासी अभियंता का, जो उन्होंने प्रमुख सचिव को लिखा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो अधिशासी अभियंता है ये केवल अब चूंकि फंस गए हैं अपनी लापरवाही और त्रुटिपूर्ण कार्यों की वजह से, तो ये इसलिए ये हमारे मत्थे और दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके ये सारे आरोप गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल स्पेसिफिक बताया गया है कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की, जो जब जिस दिन रवानगी होनी थी उनकी पोलिंग पार्टियों की, तो उस दिन तक उन्होंने जो मंच बनाया था वो इतना घटिया बनाया था कि उस पर जब पोलिंग पार्टियां चढ़ी तो वो मंच ही टूट गया। इस ढंग के उन्होंने कई हवाले दिए कि जो हमने पत्र में लिखे वो बिल्कुल सही है, और केवल शासकीय कार्य का उचित ढंग से शासकीय कार्य न करने की वजह से उनको निलंबन झेलना पड़ा। अब डीएम सही है कि पीडब्ल्यूडी के निलंबित अधिशासी अभियंता सही है, ये तो जांच का एक विषय है, जांच के बाद में पता चलेगा क्या है। लेकिन हम कुछ यहाँ जो रीति चल रही है शासन में, प्रशासन में, हम उसकी विभागों में उसकी हम चर्चा करना चाहते हैं। नंबर एक बात तो हम लोक निर्माण विभाग की चर्चा करना चाहते हैं। लोक निर्माण विभाग का चार्ज अभी तक जो है उत्तर प्रदेश में वो जितिन प्रसाद के हाथ में रहा, जो कांग्रेस से आए थे। सब जानते हैं उनके पिताजी भी कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने जब सोनिया गांधी राजनीति में आई थी तो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो भले आदमी थे, तो सोनिया गांधी उनका सम्मान करती रही थी। पर जितिन प्रसाद भी जो है उनको, इसीलिए जितिन प्रसाद को भी मौका दिया गया उनके पिताजी की साख के नाते। और जितेंद्र प्रसाद मनमोहन सिंह सरकार में भी मंत्री रहे, और उसके बाद में जितेंद्र प्रसाद ने देखा कि जब कांग्रेस के दिन खराब हो गए तो वो पाला बदल के भारतीय जनता पार्टी में आ गए।
अब भारतीय जनता पार्टी में जो भी उन्होंने शर्तें तय की हों या उनसे जो शर्तें तय की गई हों, ये तो एक पता नहीं है। लेकिन इस बात को अब सब भारतीय जनता पार्टी के नेता ईमानदारी की चाहे जितनी दुहाई दें, लेकिन इस बात को सारे लोग जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बनाने से लेके, अधिकारी बनाने से लेके, सांसद और विधायकों के टिकट देने तक में शीर्ष स्तर पर, सत्ता के केंद्र में जो शीर्ष स्तर पर लोग हैं उनको चढ़ौती चढ़ानी पड़ती, उनको अर्पण करना पड़ता है। तो कई बार आश्चर्यजनक रूप से किसी को टिकट मिल जाता है, कई बार मंत्री और मंत्री भी बन जाते बाहर से आए हुए लोग, और मलाईदार विभाग भी प्राप्त कर जाते। तो जितिन प्रसाद की भी शायद लॉटरी इसी तरीके के किसी सौदे के तहत खुली थी, भले ही उसको साबित न किया जा सके। तो अब ये बात इसलिए थोड़ी सी ठीक लगती है, थोड़ी सी पुष्टिकारक इसलिए लगती है क्योंकि जितिन प्रसाद के कार्यकाल में हर जिले में लोक निर्माण विभाग में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी शिकायतें भारतीय जनता पार्टी के सांसदों विधायकों तक ने की। फिर भी अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, मामला रफा दफा कर दिए गए। शिकायतकर्ताओं को आखिरी में हुआ कि शिकायतकर्ताओं को भी पैसा पहुंचा दिया गया, तो उन्होंने सोचा कि जब हमारे विरोध करने से होगा कुछ नहीं, तो उससे बेहतर ये है कि जो मिल रहा है वो ले लो और इंजीनियर को अपने तरीके से काम करने दो, और इस बात की जांच हो जाए तो खुलासा सामने आ जाएगा। तो ये तो एक लोक निर्माण विभाग के कार्य करने का तरीका रहा। और अब जितिन प्रसाद जो है केंद्र में पहुंच गए, और केंद्र में भी जब उनको राज्य में उत्तर प्रदेश में मंत्री का पद ऐसी सौदेबाजी के तहत मिला था, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्र में भी उनका और उनके साथ कई और लोग भी होंगे जिनके साथ सौदेबाजी हुई होगी उनको पद देने के लिए। और जैसे अब कानपुर में जो भारतीय जनता पार्टी का जिन सज्जन को टिकट दिया गया और सौभाग्य से वो हारते हारते आखिरी में जीत भी गए, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उनकी हालत ये थी कि ये लोगों की उन्होंने उनको टिकट नहीं मिला, बल्कि उनका तो भारतीय जनता पार्टी में अवतार जैसा हो गया, क्योंकि कार्यकर्ता उनको पहचानते तक नहीं थे भारतीय जनता पार्टी की। फिर उनके अंदर कैसी क्या खूबियां देख ली गई, उनकी जनप्रियता का कैसे आकलन कर लिया गया, जो उन पर जो है उनको आजमाने की सोची गई। जिस दिन वो टिकट लेके आए तो लोग जब पहचानते नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता, तो उन्होंने उनकी जगह किसी दूसरे को टिकट पहना दिया। ऐसी चर्चाएं कई जगहों के बारे में, अकेली यहाँ की नहीं है। तो जितिन प्रसाद को अगर वहाँ पर जो मंत्री पद का प्रसाद मिला है, वो मंत्री प्रसाद वो उस प्रसाद को देने में भी कोई इस तरह का लेन देन हुआ है कि नहीं हुआ है, इस बारे में केवल अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये भली पूरी तरीके से, पूरी दमदारी के साथ, तो सबूतों के साथ इस बात को ना कहा जा सके। तो एक तो पक्ष हमें ये बताना था कि भारतीय जनता पार्टी में कैसे जब इस तरीके से मंत्री और सांसद और विधायक बनाए जाते हैं, तो हम कैसे मान लें कि वहाँ बड़ा हरिश्चंद्रों की सरकार है ये, और इसमें तो बड़े हरिश्चंद्र बैठे हुए और बिना पैसे के इसमें काम हो रहा है सब वो जैसा अन्य जो अन्य सत्ताओं का चरित्र था, अन्य पार्टियों का, वही चरित्र इसका है। ना आज़ादी के बाद से लगातार अभी तक, आज़ादी के तत्काल बाद भले ही राजनेताओं की पीढ़ी ऐसी रही हो जिसमें बहुतायत में ऐसे लोग रहते हों जो दुर्विनियोजन से बचते हों, जो सरकारी खजाने में डकैती डालने से बचते हों, लेकिन इसके बाद भी किसी भी पार्टी की सरकार आई हो, सबने मुंह मारने का काम किया और जनता केवल सोचती रही, मुगालता पाली रही कि अब ये आ गए हैं तो अब मतलब लूटपाट बंद होगी, तो हमें टैक्स से राहत मिलेगी और हमें जो है बिना उतना ही टैक्स जितना अभी देते उतने ही टैक्स में हमें बहुत ज़्यादा बेहतर सुविधाएं मिलती रहेंगी। लेकिन ये जो है, ये उसका जो है वो जो कल्पनाएं थी, ये केवल खामख्याली साबित होती रही, और इस सरकार में भी उसका जीवन कोई सरकार सुखमय नहीं बना पा रही। और एक जिस व्यवस्था को वही चाहते हैं, उसको एक तरह से आध्यात्मिक संतोष मिलता है कि अगर एक नैतिक व्यवस्था समाज में, एक मजबूत नैतिक व्यवस्था समाज में स्थापित होती है, तो वो मजबूत नैतिक
व्यवस्था स्थापित होती इस सरकार में भी उसको नजर नहीं आ रही। एक पक्ष तो उसका ये, दूसरा पक्ष ये है कि डीएम तो खैर बहुत शक्तिशाली पद है, जिलों में अन्य महत्वपूर्ण पद, अन्य भी शक्तिशाली पद होते। अब ऊपर तो मंत्री जो करते वो एक अलग मसला, लेकिन हम ये जिलों में हम बता रहे थे। जिलों में डीएम के बाद फिर एसपी होता है, एसपी के बाद में फिर सीडीओ हुए, फिर सीडीओ के बाद में फिर जो है वो हुए एडीएम हुए, फिर एसडीएम हुए। ये जितने शक्तिशाली पद हैं जो अभियंत्रण पदों पर हावी हो सकते, सबका रवैया ये है, और अभी से नहीं पहले से ही, और इस सरकार में और ज़्यादा अंधाधुंध गति से पहुंच गया कि उनको जो सरकारी आवास मिलता है, उस सरकारी आवास में ये पहले से तय रहता कि क्या डिज़ाइन उसका होगा, क्या, और उसमें जो उसको फर्निश जो किया जाएगा वो सामग्री किस कंपनी की होगी, कितने मूल्य की होगी, ये सब कुछ तय किया जाता है। लेकिन सब पूरा एक महल जैसा बनाने की कोशिश करते हैं अपने बंगले। कहीं कोई मंजूरी नहीं है जो मानक तय है। जितने बड़े बड़े अधिकारियों की चार दीवारियां बन गई हैं अपने, जबकि उनको सरकारी बंगले बड़े इसलिए दिए जाते हैं महत्वपूर्ण अधिकारियों को कि वो उनको लोगों से मिलने की सुविधा रहे, तो लोग किसी भी समय उनके पास मिलने के लिए आ सकें, और उनके पास में इतनी जगह हो, इतना इंतजाम हो कि उन्हें उनके व्यक्तिगत जीवन में उसके कारण से कोई तकलीफ ना पहुंचे, कोई खलल ना पहुंचे, और वो लोग मिल सके। तो इसलिए उसमें खेती करने की भी जगह रहती है, सब पर्याप्त कमरे भी रहते, सब कुछ रहता है। लेकिन अब इतनी ऊंची ऊंची एक तो बाउंड्री है जो बिना मंजूरी के कैसे बाउंड्री बनाए, कैसे बनी जा रही, कैसे मतलब बनती जा रही। और पिछली सरकारों ने अगर रोकने की कोशिश नहीं की तो इस सरकार में भी ये कोशिश क्यों नहीं की, जिनकी वजह से अब ये है कि वो बंगलों तक पहुंचने की तो बात अलग है, अधिकारी से मुलाकात कर पाने की बात तो अलग है। अधिकारी के बंगले के सामने फटकने तक की हिम्मत लोग नहीं कर पा रहे, फिर वो उसको महल की तरीके का उनका सजाने का ये बजट कहाँ से लाते। एक जगह तो हमें पता चला कि डीएम ने कुछ साल पहले हमें मालूम हुआ था कि हमको वो पीडी उसके मनरेगा के हमसे अपना रोना रो रहे थे कि डीएम साहब ने जो मनरेगा का प्रशासनिक बजट है जो शहर में खर्चा हो ही नहीं सकता, उससे अपना जो है जो शौचालय है, उस शौचालय की शीट मंगाने के लिए, बहुत महंगी शीट, इटालियन शौचालय बनाने के लिए, उसमें वो उसका पूरा खर्चा कर लिया। जब ऑडिट हो जाए तो हम फंसते घूमेंगे। हालांकि ऑडिटर भी केवल एक हैसियतदार है, भ्रष्टाचार की कमाई में से कोई ऑडिटर एकदम का ऑब्जेक्शन नहीं करते। तो जब ये रोक नहीं लगाई गई तो उनका मनमानापन बढ़ता गया और सारे दूसरे जरूरी कामों का बजट डाइवर्ट करके और वो अपने महल को खूबसूरत बनाने के लिए इसी काम में लगे रहे। अब मैं कल्पना करता हूँ, मैंने तो जनता पार्टी का जो समय था वो मेरी बिल्कुल नवयुवा का समय था। हमने जनता पार्टी की सरकार भी देखी। एक जमाना वो था जब पहली बार कांग्रेस की सरकार हटाई और जनता पार्टी के सरकार के आदर्शवादी लोग आए तो डीएम की तक की गाड़ी रोक ली जाती थी अगर वो व्यक्तिगत काम से। पता चला मैम साहब अगर सब्जी खरीदने के लिए जा रही तो जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रास्ते में रोक दिया, बेइज्जत करके उनको नीचे उतार दिया और मजबूर किया कि वो इसका जो है जो आज गाड़ी आई है बाजार तक, इस गाड़ी का लॉगबुक में इसको भरें और फिर इसका जो है मेहनताना इसका जो शुल्क अदा करें गाड़ी का और पेट्रोल के खर्चे का। एक जमाना वो था और आज पता चला कि स्थिति ये हो गई। इतनी असहाय हो गई सरकार, इतनी राजनीतिक पार्टियां असहाय हो गई हैं कि 1 करोड़ रुपए अगर खर्चा मंजूर है डीएम का तो डीएम पता चला कि वो खर्चा करते आ रहे 5 करोड़ रुपए। एसपी साहब जिनको पता चले कि जिनको अपने जो है बंगले के दरवाजे खुले रखने चाहिए, वहाँ सुरक्षा का इंतजाम रहे, लेकिन ऐसे दरवाजे रहे कि अगर कहीं किसी के ऊपर कोई विपत्ति पड़ गई है, कहीं कानून व्यवस्था की समस्या हो गई है तो बेधड़क आधी रात भी आदमी उस भीतर तक उनके यहाँ आ सके और उनको बता सके और तत्काल उस पर कार्रवाई हो सके। लेकिन राजा के महल का एक जिले के हमने एसपी को देखा कि उन्होंने लोहे का अपना गेट इतना ऊंचा लगवा लिया है अपने बंगले का कि वो गेट पता चला राजाओं के महल के का ऊंचा नहीं। जहाँ आतंकवाद प्रभावित जो जिले हैं कश्मीर में इतनी सुरक्षा इतने मजबूत गेट नहीं लगे होंगे
पुलिस अधिकारियों के बंगले पे, और बड़े बड़े डीजीपी तक के नहीं होंगे, गवर्नर हाउस के गेट नहीं होंगे जितने उन्होंने एसपी साहब ने लगवा रखे। ये उनकी एक जुर्रत है, और ये काम वो केवल क्यों कर रहे, अपनी प्रभुता की भूख मिटाने के लिए। उपनिवेशवादी जब शासन चल रहा था इस देश में, तब भी वो लोग भी जो है, जो उस समय के जो अधिकारी आते थे, वो भी उसमें से भी बहुत सारे अधिकारी बजाय हुकूमत करने के, गवर्नेंस करने की सोचते थे। वो सामाजिक समस्याओं के बारे में, वो जो तकलीफ ज़्यादा लोग थे, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं तो दूर करते ही थे, व्यक्तिगत अन्याय तो दूर करने के लिए तो वो तत्पर रहते ही थे, वो सामाजिक समस्याएं तक दूर करने में दिलचस्पी लेते थे। एक जिले के बारे में लेके कि जब कंपनी की सरकार थी, तो वो आजमगढ़ में कोई एक झगड़ा हो गया दो बड़े गांवों के बीच में, ठाकुरों के दो बड़े गांव थे, तो वहाँ जो कंपनी का कमिश्नर था वो पहुंचा मामला सुलझाने के लिए। तो जब मामला उसने सुलझा लिया, दोनों गांव के लोगों को, बड़े बुजुर्गों को बैठा के सुलह करा दी, तो उसने उनसे ये कहा मजाक में कि अब ऐसा करिए कि तुम अपनी एक लड़की जो है इस गांव के लड़के को ब्याह दीजिए, तो तुम लोगों में आपस में रिश्ता बन जाएगा, तो भविष्य में भी कभी झगड़ा नहीं होगा। तो उन्होंने तो बताया गया कि जो उल्लेख करे थे वो 10,000 की आबादी का गांव था, जिस गांव के लोगों से उन्होंने कहा कि अपनी लड़की ब्याह दीजिए। पता चला कि इस गांव से तो 100 साल से बारात ही नहीं गई किसी गांव में। बोले 100 साल से बारात क्यों नहीं गई, तो कैसी होती लड़कियों की शादी? बोले लड़की हो तब तो शादी हो, यहाँ तो बहुएं आती हैं, लड़की तो पैदा होते ही मार दी जाती है। तो वो कंपनी के जो उस समय आजमगढ़ का जो सर्वोच्च अधिकारी था, वो इस पर हतप्रभ रह गया, और उसके बाद पर उसने कदम उठाई और उसने एक आदेश जारी कराया कि अगर 3 साल तक की बच्ची अगर किसी की मर जाती है, तो दाई वहां पर जाएगी, वो रिपोर्ट करेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं उसको मार डाला गया हो। तो सामाजिक समस्याओं के बारे में इतना जागरूक रहते थे। लेकिन अब तो वो अपने आप को सारी जवाबदेही से अपने आप को परे समझते हैं, और वो ये चाहते कि लोग उनसे डरें, लोगों की वो सेवा करने का अवसर प्राप्त कर सके। ये वो उनके प्रति जो जवाबदेही पूरी करने की वो सोचते ही नहीं। वो सोचते अगर हम IAS हो गए या IPS हो गए या हर अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक सेवा में आ गए, तो ये समाज का एक बहुत बड़ा, समाज के ऊपर हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, तो समाज अब उस एहसान के बदले अपने आप को धन्य समझे, हमें अपने अधिकारी के रूप में, अपने हुक्मरान के रूप में। ये एक रवैया हो गया, और सरकारें इसको रोक नहीं पा रही। भारतीय जनता पार्टी की तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वहाँ तो राजनीतिक तंत्र चिल्ला रहा है कि नहीं, मतलब पता चला कि हमें अधिकारी बेइज्जत कर देते हैं। अगर हम शिकायत करने के लिए जाते हैं, तो पुलिस का अधिकारी हमसे कहता है कि अगर शिकायत कहीं झूठी हुई तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो हम ही को जलील करने लगता है। और अगर इसका रोना अपने विधायक को, सांसद से रोते, तो वो कहते हैं कि हम क्या करें, हमें भी वो जवाब दे देगा अधिकारी। और हम मुख्यमंत्री से कहने जाएंगे तो मुख्यमंत्री हम ही से कहने लगेंगे कि अधिकारियों की शिकायत लेकर मत आइए। तो ये स्थिति जो हो गई है, इस स्थिति के कारण लोगों में बहुत क्षोभ हो रहा है, और ये क्षोभ जो है प्रकट रूप में आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की हार के कारणों का जानने के लिए उत्तर प्रदेश के हर जिले में टीमें जा रही हैं। तो उन टीमों के सामने मुख्य रूप से हर जिले में यही बात कही जा रही कि हम अधिकारियों के रवैये के कारण से हारे। अधिकारियों ने भ्रष्टाचार की भी इंतहा कर दी थी, और अधिकारियों ने दुर्व्यवहार की भी इंतहा कर दी थी, और हम लोग उनके सामने असहाय से हो गए थे। इसलिए लोग रुष्ट हो गए। लोगों ने कहा कि ऐसे शासन को लानत है, तो इसलिए लोगों ने उनके खिलाफ वोट दे दिया। अब हमने फिर एक पहली भी चर्चा की थी कि योगी जी व्यक्तिगत रूप से ईमानदार है। अब इसी ईमानदारी के तहत उन्होंने एक और क्या काम किया कि वो ये मानते कि जब तक शुरू में जब युवा होता है कोई, तो वो आदर्शवादी होता है और वो अपेक्षाकृत ईमानदार होता है। तो उन्होंने कहा कि हम रैंकर अधिकारियों को ज़्यादातर जिलों की बागडोर देंगे ही नहीं, नाम मात्र के लिए देंगे। हम नए DM और SP बनाएंगे। तो नए और DM जब SP बनेंगे, तो वो जो है वो ईमानदारी के साथ प्रशासन चला। अब योगी जी, आपके हाथ में भी कितने अधिकार है वास्तव में खुद अब महसूस करके लेंगे। सही बात यह है कि हो सकता है कि आपको इस बात से बुरा लगे अगर ये आपसे कहा जाए कि आप कठपुतली मुख्यमंत्री से ज़्यादा आपकी कुछ पहचान नहीं रह गई। आपके अंदर
आपको जिस ढंग के समझौते करने पड़ रहे हैं, अगर आपके अंदर जरा भी गैरत होती तो आप उस स्थिति में मुख्यमंत्री पद पर रहने की बजाय छोड़ देना ही उचित समझते। आखिर कैसे, अगर आपके ईमानदार रहते हुए कैसे संभव हो रहा है कि हर जिले में काम गुजराती ठेकेदार और कंपनियों को मिलता जा रहा है? क्या वो ज्यादा ईमानदार है, ज्यादा कार्यकुशलता है? उत्तर प्रदेश, जहाँ पे पता चला इतने अच्छे यूनिवर्सिटी, IIT और इस तरह के संस्थान है, यहाँ के पढ़े लिखे लोग बेकार हैं, यहाँ के ठेकेदार, यहाँ के उद्यमी बेकार हैं, इसलिए उनके सामने वो प्रतिस्पर्धा में इस समय पिछड़ा रहे। ऐसा नहीं है, आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है कि चमत्कार क्यों हो रहा। ये चमत्कार जो हमने जिसकी चर्चा की कि हर काम के लिए भारतीय जनता पार्टी में भी जो सत्ता के शीर्ष पे पैसा पहुंच रहा है, वो पैसा इसलिए आप भी असहाय बने हुए हैं, आपको भी वो काम देने पड़ रहे। किसी भी जिले की स्थिति की पड़ताल करा लीजिए, वहाँ सरकारी काम कौन कर रहा है, अपने आप चीज उजागर हो जाएगी। तो जब आप रोक नहीं पा रहे बेईमानी को, आप में ये जो है सब प्रशासन में, शासन में सादगी लाने के लिए, VIP कल्चर खत्म करने के लिए न जाने कितने आदेश जारी किए, लेकिन उन आदेशों का क्या हुआ? उन आदेशों का पालन नहीं हो पाया क्योंकि उनके ऊपर आपके केंद्रीय नेताओं का बरदस्त है। तो फिर आप थोड़ा सा व्यवहारिक दृष्टिकोण का परिचय दें। आप रैंकर अधिकारी ज्यादा आजमाएं, कम से कम रैंकर अधिकारी के अंदर थोड़ी सामाजिकता तो रहेगी, वो दुर्व्यवहार तो नहीं करेंगे। हो सकता है वो पैसा भी ले और डरेंगे भी, क्योंकि उनके पास में तो अवसर सीमित है। जब तक वो जिले की बागडोर संभालने लायक जब तक पहुंचते हैं, तब तक उनके रिटायरमेंट का समय उनको नजदीक दिखाई देने लगता, तो उन्हें लगता है कि अब ऐसे में महत्वपूर्ण पद पर बने रहेंगे तो भले पैसा कम कमा पाए तो हमें कम से कम सलामी मिलती रहेगी और हम पूरी उसका वो हमारा रुतबा कुछ दिनों हम देख पाएंगे, वरना हमारा रुतबा चले जाएगा। अगर बदनाम हो गए, हमारी शिकायतें पहुंचाने लगी, तो हमें लगता है कि वो जो डायरेक्ट वाले अफसरों से वो लोग ज्यादा ईमानदारी के साथ काम करेंगे। तो अब होना ये चाहिए था कि अधिकारियों की जो है जो ये रवैया जब सामने आ रहा है, तो सबसे पहले आपने ट्रांसफर नीति घोषित करनी थी। ये आपका काम चलता रहता, 25-26 जून तक आपकी समीक्षा पूरी हो पाएगी, तब तक लोग संतुष्ट हो जाते और बहुत कुछ जो है उसका जो लोगों की शिकायतें क्लेश दूर होना शुरू हो जाता। अगर वो जो विवादित अधिकारी है इस बीच में उनकी ट्रांसफर जिलों से उनके स्थानांतरण की सूची निकल गई होती। और औरैया का जो मामला है, औरैया के मामले को एक नज़ीर समझते हुए पूरे प्रदेश भर में इस बात की जांच कराई जाए कि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों में से कितनों के बंगले हैं जिनमें जरूरत से ज़्यादा उन्होंने पैसे खर्च करा लिए। ये बजट कहाँ से आया जो उन्होंने खर्च करा लिए, और उनकी ज़रूरत कैसे हुई कि जो सरकार ने जो डिजाइन तय कर रखा है, सरकार ने फर्निश करने के लिए जो क्वालिटी तय कर रखी सामान की, उसमें लगाई जाने वाली सामान की, उससे इतर जाके उन्होंने महंगे सामान अपने कैसे लगवाई, उनकी जरूरत कैसे हुई। और ट्रांसफर में जाने के साथ में ये भी दिखवा लें कि कहीं वो सामान खड़वा के अपने घर पे तो ले लिए जा रहे हैं। इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए और औरैया के उदाहरण को गंभीरता से लेना चाहिए और पूरी प्रदेश में इस बात की व्यापक रूप से जांच कराई जानी चाहिए। पूर्ण सुधार तो कभी नहीं हो सकता। अगर पूर्ण सुधार हो जाएगा जिस दिन से, तो उस दिन तो सृष्टि का अंत ही हो जाएगा। लेकिन अच्छे लोगों का काम ये, और हमारे मुख्यमंत्री को मैं अच्छे व्यक्ति में ही समझता हूँ, क्योंकि वो ईमानदार भी हैं और वो ये भी हैं कि गुंडागर्दी को भी पसंद नहीं करते, अत्याचारों को भी पसंद नहीं करते। हमें लगता है कि सुझाव जो सही सुझाव है उन तक नहीं पहुँच पा रहे थे, इसलिए ये जो गलतियाँ हुई हैं। लेकिन सही अब जो उनको सुझाव दिए जा रहे हैं, इन सुझावों का महत्व समझते हुए और वो एक तरह से फलदायी सार्थक परिवर्तन अपने शासन की कार्यशैली में, अपने प्रशासन की कार्यशैली में, और जिनकी हमने चर्चा की उन बिंदुओं के अनुरूप लाएंगे तो इस प्रदेश में वास्तव में जय जयकार होने लगेगी। और जो अभी राजनीतिक उनको दुष्परिणाम देखने को मिले हैं, ये राजनीतिक दुष्परिणाम ये भविष्य में उनको ऐसे राजनीतिक दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? खासतौर से नए दर्शकों से हमारा कहना है कि अगर उन्हें हमारा ये वीडियो दिलचस्प लगा हो, उन्हें उनके
जो है विचारों को उसने के प्रस्फुटन का काम किया हो, ऐसा उन्होंने महसूस किया हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें, ताकि क्योंकि अगर उन्हें दिलचस्प लगा होगा तो वो चाहेंगे कि जो आगे हम वीडियो डालें वो भी उनको देखने का अवसर मिलता रहे। तो वो जब बेल आइकॉन दबा देंगे तो उनको नोटिफिकेशन जब भी नया वीडियो पड़ेगा तब मिलता जाएगा। और साथ ही इसमें जो कमेंट बॉक्स है, इस कमेंट बॉक्स में अपनी इस जो आज का जो वीडियो है, जो अभी आपने देखा, इस वीडियो में दी गई सम्मतियाँ, सलाहों के बारे में उनके विचार क्या है, और वो अगर कोई नए सुझाव दे सकते तो उसका उल्लेख अवश्य करें। पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।